हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो एनसीईआरटी एमसीक्यू को एक्सट्रैक्ट का सीरीज चल रही थी, उसका जो चैप्टर होने वाला है उसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जिसके क्वेश्चन मेंस में तुम्हें देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे और तुम्हें एक आइडिया देंगे कि मेंस में कैसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन के आएंगे और तुम्हें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसमें भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो इसका असर्शन पढ़ते हैं। तो असर्शन में दे रखा है Zn, Cd एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो रीजन दे रखा है वो क्या है? दे हैव द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स सो दे डू नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसीज। तो देखो, जो हमारे जिंक Cd और Hg होते हैं, ये डी ब्लॉक में आते हैं, है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और हमें पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनकी जो एलिमेंट्स है अलग अलग टाइप की बैलेंसीज को शो करते हैं, इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं ना। लेकिन इस केस में क्या होता है, Zn, Ct और Hg के केस में क्या होता है, जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। मतलब इसमें जितने भी ऑर्बिटल हो सारे फुल्ली फिल्ड है, तो ये कोई भी ऐसी ट्रांजिशन स्टेट्स शो नहीं करते, तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जो हमारा असर्शन है बिल्कुल सही और रीजन भी सही दिया हुआ है, तो और रीजन सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो था वो काफी इजी था, पर आगे कभी कभी क्वेश्चन में इसको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है। क्वेश्चन में देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज दिस हाईएस्ट और लोएस्ट, और वहां पर Zn ऑप्शन में होता है और अगर आप जल्दबाजी करें तो वहाँ पे गलत हो जाता है, तो इस चीज को वहां पर ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Which of the following transition metal has the highest melting point? किस ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? ठीक, तो जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसकी वजह से, ट्रांजिशन मेटल्स में किसकी वजह से ज्यादा होता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस की वजह से, है ना। और वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम दे रखा है, क्रोमियम, डब्ल्यू और Mn दे रखा है। तो जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है वो किसमें होता है? टंगस्टन में। ठीक है, टंगस्टन में सबसे ज्यादा दिखाई देता है मेल्टिंग पॉइंट। और इसके बाद हमारे पास टंगस्टन, देन मोलिब्डेनम आता है और इसके बाद हमारा आता है क्रोमियम एंड देन मैग्नीज आता है। तो यहाँ पर रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि जो इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है डब्ल्यू का। और डब्ल्यू, सी आर और एमओ ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो जो हैवी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 असर्शनिज्म कुछ टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? द एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाई रीजन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अभी मैंने बताया कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, है ना। सिमिलरली हमारा जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादा ऑब्जर्व होता है। तो इसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शंस, है ना, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं, उनकी वजह से इनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें ही क्या होती है? बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और जो रीजन वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको असर्शन को, हमारा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थोड़ा रटने वाला सवाल है कि इनमें से किस ट्रांजिशन एलिमेंट की सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। अब यहाँ पर देखो, इस केस में अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भूल जाएं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी? Zn की। बट अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर क्या किसको पूछा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, तो हमारा जो Zn है क्या है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है कि Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो तुम्हारा सवाल ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है किसका होता है? Mn का। जो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें Mn का हमारे क्या होता है? सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि Zn ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है या नहीं आता है तो ऐसा मतलब जल्दबाजी में या सिली मिस्टेक्स ऐसे टाइप में हो सकती है। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, which of the following is not is correct regarding the ionization enthalpy, है ना, इसमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग क्या ionization enthalpy। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला क्या है Mn प्लस ग्रेटर देन Cr प्लस, ऑप्शन बी क्या Mn प्लस ग्रेटर देन Cr प्लस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम लिख गए, यहाँ पर साइन कन्वर्ट चेंज कर लो इसका ऐसा, Mn प्लस लेस देन Cr प्लस, देन Fe प्लस 2 ग्रेटर देन Mn प्लस 2 एंड देन बोथ बी एंड सी, है ना। तो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो अगर हम देखें Mn प्लस और Cr प्लस में कंपेयर करें, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं पहले Mn प्लस का। तो Mn प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Ar4s, इसका 25 होता है ना, तो 4s2 3d5 ये होना चाहिए, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पर 4s1 बचेगा। एंड जो हमारा Cr प्लस का बनेगा वो क्या बनेगा, Ar4s1 3d5, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे, तो ये कम्प्लीटली 3d5 बन जाएगा। तो यहाँ पर अब इस सिचुएशन में यहाँ पर किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो यहाँ पर जो Mn प्लस होगा उससे ईजियर होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि 4s1 में s ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, पर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें मिल रहा है d5 बन रहा है, जो कि हाफ फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें हमें मुश्किल होगी, तो मतलब जो हमारा Mn प्लस है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू Cr प्लस। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम ऑप्शन सी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो Fe प्लस 2 एंड Mn प्लस 2 दे रखा है, तो Mn प्लस 2 की जब हम बात करेंगे तो S से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d5 हमारे पास अगेन बच जाएगा, और ये भी क्या बचेगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, है ना। तो इसकी इंथैल्पी क्या होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी Fe प्लस 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है, Mn प्लस 2 की Fe प्लस 2 से ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, असर्शन दे रखा है Cr6, मतलब Cr का जो 6th ऑक्सीडेशन स्टेट है, in the dichromate Cr6 in dichromate in acidic medium is strong reducing agent, whereas MO6 and W6 are not, and reason क्या दे रखा है, MO6 and W6 are stable in the acidic medium, है ना। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो Cr2O7-2 डाइक्रोमेट के अंदर जो Cr+6 होता है, ये क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि में जो मोलिब्डेनम और W है वो नहीं है, टंगस्टन नहीं है। तो देखो यहाँ पर Cr+6 है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, फिर क्या खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, तो मतलब जो एसर्शन हमारा वो तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या होता, सही होता, बट यहाँ पर एसर्शन हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है। एंड जो रीजन हमारा क्या है कि MO6 एंड W6 आर स्टेबल इन द एसिडिक मीडियम, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि जो मोलिब्डेनम का +6 और जो टंगस्टन का +6 होता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, असर्शन गलत हो जाएगा और रीजन क्या होगा, सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शंस, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, FeX2 एंड FeY3 आर नोन एंड व्हेन X एंड Y आर, एक PYQ है, तो दो कंपाउंड दे रखे हैं हमारे पास FeX2 एंड FeY3, है ना, ये दो कंपाउंड हमें पता है, ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं, आर नोन का मतलब ऐसा हुआ कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन पूछ रहा है कि X और Y क्या होंगे, तो कुछ इसमें बहुत बड़ी साइंस है नहीं, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, जो X होगा FClBr और I सब होगा, है ना, और जो हमारा Y होगा वो क्या होगा, FCl और Br होगा, ठीक है। Fe के साथ FeI3 नहीं बनेगा। अगर किसी को इसका रीजन पता है तो कमेंट कर सकता है मुझे डेफिनेटली, ठीक है, इसका रीजन मुझे कमेंट कर सकते हो तुम लोग, अगर तुम्हें रीजन इसका पता है कि क्या हो सकता है रीजन, वैसे चीज़ मैं बता चुका हूँ, पर अगर तुम्हें पता है तो रीजन जरूर कमेंट करो। सो हमारा जो ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, FClBr और ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, असर्शन है जस्ट Cu+1 शोज डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। क्या बोला कि जो Cu+1 है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है ना,
और फिर इसका रीजन क्या दे रखा है, द Cu+2 हैज मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो रीजन दे रखा है कि जो Cu+2 है इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो इसको देखते हैं, जो देखो जो Cu+1 है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर शो करता है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu एंड Cu+2 में। इसका रीजन है कि Cu+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Cu+1। इसका जो रीजन है वो क्या है कि जो Cu+2 है उसकी जो निगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, Cu+1। तो यहाँ पर अगर निगेटिव भी लगा दिया जाता तो ये जो हमारा रीजन है वो भी सही हो जाता, पर यहाँ पर रीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या कर दी गई कि यहाँ पे निगेटिव का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि Cu+2 हैज मोर निगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सिर्फ लिखा तो हमारा जो रीजन है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो गलत हो जाएगा और असर्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपने। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, सब छोड़ो, हमारा असर्शन क्या है, असर्शन सही है एंड रीजन क्या है, गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा है और ये सारे एलिमेंट्स मतलब दे रखे हैं, तो ऑक्सीडाइज होगा जब कोई भी एलिमेंट, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर की हम बात करेंगे किसी एलिमेंट की, तो मतलब वो एलिमेंट खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। और ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे हम चेक कर सकते हैं कि रिड्यूस होने के बाद जो एलिमेंट है वो मतलब कितने ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर पा रहा है। तो अगर हम बात करें VO+2, ठीक, Cr2O7-2 एंड MnO4-, तो यहाँ पर इन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं, इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है। तो अगर हम वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या होगा यहाँ पर, तो +4 होगा। सिमिलरली Cr2O7-2 के अंदर इसका 6 होगा और MnO4-2 इसके अंदर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा कि ये कन्वर्ट होंगे किसमें, यहाँ से ये मान लो Cr+3 में चला जाएगा, ठीक है, ये Mn+2 में चला जाएगा, ऐसे किसी में वेनेडियम भी जाएगा, वेनेडियम भी शायद +2 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं Cr+3, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो Cr का इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5, ठीक है। तो यहाँ से SS से सब उड़ जाएंगे और यहाँ पर 3d3 बचना चाहिए। जैसे Mn+2 का क्या होगा, 3d5 होगा, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। एंड हम इसका लिखेंगे V+2 का, तो 4s2, तो 3d4 एंड यहाँ पर 3d4। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर आ रही है हमारी वो कैसे आ रही है, सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे Mn2O7 की होनी चाहिए, देन हमारी जो है Cr वाले की, और सबसे कम हमारी VO वाले की होनी चाहिए, ठीक है, VO+2 की। तो हम देख लेते हैं इसके हिसाब से ऑप्शंस। तो हमारी सबसे ज़्यादा पावर किसकी आ रही है, MnO-4, देन Cr2O7-2 एंड देन VO+2, ठीक है। तुम्हारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द एक्वेटेड वेनेडियम आयन इज वायलेट, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस आयन इज। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब अगर तुम्हें अच्छी चीज अच्छे से याद है चीजें तो ही कर पाओगे। तो कह रहा है कि एक्वेटेड वेनेडियम आयन है, उसका कलर वायलेट है ना, देन इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा वेनेडियम का कौन सा मतलब आयन है, +4 +3 +2, जिसका कलर वायलेट होता है। तो मैं बता दूं, जो वेनेडियम +2 होता है उसका कलर क्या होता है, वायलेट, ठीक है, उसका वायलेट कलर होता है। तो जितना पता होगा तो तुम यहाँ से सीधा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। V+2 वेनेडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 23, तो 4s2 3d3, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 हटा देंगे तो 2 उड़ जाएंगे, तो मतलब 3 पॉइंट वाला जो होगा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो 3.87 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर ट्रिक क्या थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वायलेट कलर किसका होता है, V+2 का कलर क्या होता है, वायलेट, ठीक है। तो ये पूरी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, उसको तुम जाके वहां से याद कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यूज ऑफ द कैटलिस्ट पे है कि किस कैटलिस्ट का कहाँ यूज करते हैं। तो इसको देखते हैं क्या है। मैच द कॉलम में वेनेडियम, आयरन, निकल और TiCl4 दिया हुआ है। तो देखो जो वेनेडियम होता है उसका कहाँ यूज होता है, वेनेडियम का यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कमेंट करके बताओ कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली जो हमारा Fe है उसका यूज होता है किसमें, हैबर प्रोसेस में। जो हमारा निकल है उसका यूज करते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। एंड जो TiCl4 है इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है।
तो इन सब ये हो गए चारों कैटलिस्ट के यूज। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा पी का क्या होना चाहिए, पी का हमारा होना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पी का 4। क्यू का क्या होना चाहिए एफ ई का हाइब्रिड प्रोसेस, आर निकल का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक रिएक्शन ऑर्गेनिक में मैंने बताई थी, वहाँ पर हम यूज कर रहे थे पीटीएनआई का यूज करते थे और H2 ऐड करवाते थे, उसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं और इस मेटल की सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड TiCl4 को हम क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 देख लेते हैं ऑप्शन 4 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड के रिगार्डिंग कौन सा नहीं है, सही नहीं है ना। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जान लो क्या होता है, से हाइड्रोजन हो गया है ना, तो कोई स्मॉल एलिमेंट हो गया, वो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके बीच में कभी कभी ट्रैप हो जाता है ना, मतलब इनसे रिएक्ट नहीं करता है डायरेक्टली, इनके बीच में कभी कभी वाइड्स में ट्रैप हो जाता है और फिर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देता है, एक नया जो सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उनकी प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन प्योर मेटल्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनके प्योर मेटल से ज्यादा होते हैं ना। जैसे मान लो आयरन है और प्योर, ठीक है, और इसके अलावा एक इंटरस्टिशियल है जिस आयरन के वाइड्स में हाइड्रोजन जा चुका है, तो जो हाइड्रोजन वाला आयरन होगा, मतलब जो इंटरस्टिशियल फॉर्म कर चुका होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्योर आयरन, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं इनके, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। देन दे आर वेरी हार्ड, ये भी बात सही है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। दे आर नॉट कंडक्टिंग इन नेचर एंड दे आर केमिकली इनर्ट। तो देखो ये केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते हैं फर्दर, बट जो इनका नेचर होता है वो कंडक्टिंग ही रहता है, ठीक है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लूज नहीं होती है जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा इसके लिए, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, assertion इज अ टाइप क्वेश्चन। तो assertion क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इज प्रिपेयर्ड इनिशियली एंड द रीजन क्या दे रखा है, Na2Cr2O7 इज मोर सोल्यूबल, so there is significant solubility difference between Na2Cr2O7 and Na2SO4। देखो क्या होता है कि जब हम Na2Cr2O7 का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब Cr2O7 का फॉर्मेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है, तो क्या वहां पर हम इनिशियली बनाते हैं Na2Cr2O7, और ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो क्या होता है कि हमारे पास NaCrO4 है ना, ये मैं बीच से बता रहा हूँ, तो मैं पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म करते हैं इसको। तो जो हमारे पास Na2CrO4 है, इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं H2SO4 से, है ना, तो हमारे पास मिलता है Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4। अब यहाँ से इस चीज को इससे सेपरेट करना है, ठीक है। अगर हम सिमिलरली यहाँ पर हम Na की जगह KCrO4 रखें, तो हमारे पास क्या बनेगा, K2Cr2O7 प्लस K2SO4, ठीक है। पर देखो एक चीज होती है कि जो इन दोनों के बीच का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस हो अच्छा खासा होता है, मतलब सिग्निफिकेंट होता है। इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि हम इसको अलग कर पाए इजिली, है ना, इसको इजिली अलग कर पाए। इसलिए हम पहले इसको बनाते हैं, देन इसको KCl के साथ ट्रीट करके हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये इसका रीजन है। तो इसमें देख लेते हैं रीजन क्या दे रखा था, Na2Cr2O7 इज मोर सोल्यूबल, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट सोल्युबिलिटी डिफरेंस बिटवीन Na2Cr2O7 एंड Na2SO4। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। तो असर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों सही हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो सारे डी ब्लॉक के लिए इतने क्वेश्चंस आई थिंक इनफ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा, इसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।